दीपम सचिव अरुणेश चावला से हमने बात की और उन्होंने कहा है कि इस साल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का डिविडेंड रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है। चावला ने वित्त वर्ष 2025-26 में डिविडेंड और भी अधिक आने की उम्मीद जताई। जी बिजनेस से खास बातचीत में अरुणेश चावला ने क्या कहा, सुनते हैं। हमारे साथ हैं दीपम सेक्रेटरी अरुणेश चावला सर, जो डिसइन्वेस्टमेंट और कंपनीज के परफॉर्मेंस पे हमारे साथ बात करेंगे। सर, शुरुआत करना चाहूँगा, इस साल जो डिविडेंड रहा वो ऑल टाइम हाई रहा। अब उम्मीद आपको 2025 से 26 का जो ईयर है उसमें कैसी लगती है? किस तरीके की परफॉर्मेंस जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की आप देख रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं, दीपम वित्त मंत्रालय का विभाग है जो इन्वेस्टमेंट और एसेट मैनेजमेंट पब्लिक स्टॉक्स की करता है। और आपने सही कहा कि जो गत वित्तीय वर्ष है, मार्च क्लोजिंग, उसमें पब्लिक एंटरप्राइजेज ने रिकॉर्ड डिविडेंड दिया, सरकार को भी दिया, और उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि जो माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स हैं, साधारण निवेशक हैं, उनको दिया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में हमने MOU की परिकल्पना, MOU का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। और अभी जैसे ही कॉरपोरेट रिजल्ट्स आएंगे, जैसा कि आप जानते हैं मई तक कॉरपोरेट रिजल्ट्स फाइनलाइज होते हैं, और उसके साथ ही हम हर पब्लिक एंटरप्राइजेस का MOU फ्रेमवर्क के तहत उनके साथ मंत्रणा करेंगे। और जो सरकार की नीति है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री महोदया का जो विजन, जो परिकल्पना है, उसे हम चरितार्थ करेंगे। और हर पब्लिक एंटरप्राइजेस, हर पब्लिक स्टॉक, हर पब्लिक कंपनी को अपने प्रॉफिट का 30% या नेटवर्थ का 4%, इसमें से जो अधिक हो वो डिविडेंड, जिसे हम फेयर डिविडेंड कहते हैं, वो साधारण निवेशकों को देना पड़ेगा। सर, इसके साथ साथ आप एक बहस सी छिड़ गई है कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं वो ज़्यादा डिविडेंड दे रहे हैं और जो प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट कॉर्पोरेट्स हैं, वो कब डिविडेंड देख रहे हैं। तो क्या सर आप इसमें कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क पे भी विचार कर रहे हैं सेबी के साथ, जिसमें ये हो कि जिस तरीके से PSCs के अंदर आपने बताया 30% और 4% नेटवर्थ, उसी तरीके का कुछ फ्रेमवर्क ओवरऑल मार्केट के लिए भी हो, जिससे रिटेल निवेशकों को एक कंफर्म डिविडेंड पॉलिसी रहे? हम कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, ना ही कर रहे हैं, ना ही कोई इस तरह की रेगुलेशन लाने की बात है। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, ये एक मॉरल सुएशन है, एक नज है। हम पब्लिक एंटरप्राइजेस को स्टॉक मार्केट में रोल मॉडल बनाना चाहते हैं। और दीपम ने जो रिसर्च की है, हमारे यहाँ बहुत से तकनीकी विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट एक साथ बैठकर दिन रात में काम करते हैं। तो हमने यह पाया है कि फेयर डिविडेंड एक साधारण निवेशक के लिए आवश्यक है। उसे मार्केट और उसको मार्केट में एक फेयर प्ले दिलाने के लिए, एक सही जगह दिलाने के लिए आवश्यक है। अब तो सीनियर सिटीजन्स और हाउसवाइफ्स भी इन्वेस्टर्स बन गई हैं, और हम चाहते हैं कि, हम अंतःकरण से चाहते हैं कि उन्हें एक फेयर ट्रीटमेंट मार्केट में मिले। और इसी के तहत यह नीति बनाई गई है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट और फेयर डिविडेंड, इन दोनों को बैलेंस करते हुए पब्लिक एंटरप्राइजेस इतना 30% अपने प्रॉफिट का अवश्य डिविडेंड के रूप में छोटे निवेशकों के साथ शेयर करें, उसका हिस्सा बांटें। और ये इसलिए हमने किया है क्योंकि हमने यह पाया, दीपम ने यह रिसर्च में, मार्केट रिसर्च में पाया कि पब्लिक एंटरप्राइजेज इतनी बड़ी मार्केट कैप के दृष्टिकोण से सिर्फ 10% हिस्सा है, लेकिन वो 50% डिविडेंड इन्होंने गत वर्ष में डिस्ट्रीब्यूट किया।
और उसकी तुलना में जो प्राइवेट कॉरपोरेशंस हैं निफ्टी 50 की, हमने यह पाया कि पब्लिक एंटरप्राइजेज, अगर मैं तकनीकी भाषा का थोड़ा प्रयोग करूं, तो निफ्टी 50 को डिविडेंड्स के मायने में, के मापदंड में फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर स्टोकैस्टिकली डोमिनेट करते हैं। साधारण भाषा में इसका अर्थ है कि वो औसतन फेयर डिविडेंड देने में बेहतर हैं और उसकी वेरिएबिलिटी भी कम है, मतलब वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है। तो यह सिर्फ एक सुझाव है हमारा। पब्लिक एंटरप्राइजेस के लिए तो हमारी नीति है, लेकिन प्राइवेट कॉरपोरेशंस के लिए हमारा सुझाव है कि वे भी पब्लिक एंटरप्राइजेस की तरह अगर फेयर डिविडेंड दें तो हम अपनी स्टॉक मार्केट्स को, अपनी कैपिटल मार्केट्स को एक छोटे निवेशक के लिए एक बेहतर जगह बना सकें। सर, ये एक तरफ तो बात हुई इन्वेस्टमेंट की। सर, अब विनिवेश पे बात कर लेते हैं। सर, IDBI एक बड़ा जो हम सुन रहे थे कि काफ़ी एग्रेसिव और लास्ट स्टेज पे है। सर, यदि आप उसका स्टेटस बता पाएँ कि कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं IDBI का डिसइन्वेस्टमेंट, किस तरह फाइनेंशियल बिड्स कब आप इनवाइट करेंगे? देखिए, मार्केट सेंसिटिव डिटेल्स मेरे लिए देना उचित नहीं होगा, लेकिन मैं इतना आश्वासन दिला सकता हूं कि सरकार का जो निर्णय था IDBI की स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का, जिसमें सरकार और LIC दोनों शामिल हैं, हम उस पर कायम हैं और उस पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। सही समय पर सही उचित जानकारी आपको दी जाएगी। सर, कुछ टाइमलाइन आपने सेट किया है कि H1 में या H2 के अंदर तक IDBI का डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा? अच्छी न्यूज़ सही समय पर आपको मिल जाएगी। सर, इसके साथ साथ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और BAML और NMDC का जो स्टील प्लांट है, ये 3 भी सर एक पाइपलाइन में थे जिसका डिसइन्वेस्टमेंट होना था। सर, उस पर यदि आप कुछ स्टेटस बता पाएँ कि क्या स्टेटस है और कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, जो सरकार की नीति है उसके तहत कॉम्पोजिट एसेट मैनेजमेंट, उसके 4 पहलू हैं। उसमें कॉरपोरेट परफॉर्मेंस, फेयर डिविडेंड, कैपिटल इन्वेस्टमेंट और कैलिब्रेटेड डिसइन्वेस्टमेंट, ये चारों उसका हिस्सा है। कुछ सेक्टर्स ऐसे स्ट्रेटेजिक हैं जिसमें पब्लिक सेक्टर का होना आवश्यक है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर वहाँ भाग नहीं ले सकता। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है, अधिक मौका देने की आवश्यकता है। उन सेक्टर्स में हम क्लोजर और स्ट्रेटेजिक सेल, इन दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि दोनों से बेटर प्राइवेट पार्टिसिपेशन होती है। तो हमें इस कॉम्पोजिट स्ट्रैटेजी को एक साथ देखना चाहिए और ये दोनों काम जो हैं वो निरंतर तरीके से आगे चल रहे हैं और सही समय पर सही डील्स मैच्योर होंगी। सर, इसके साथ साथ ये भी एक बात आती है कि म्यूचुअल फंड जो हैं वो PSCs कंपनीज़ को अपने फंड में कम इंक्लूड करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कहना होता है कि फ्री फ्लोट कंपनीज़ में कम है। और सर, कई कंपनीज़ में सरकार की हिस्सेदारी तकरीबन 75% से ऊपर है और सेबी के रूल्स के हिसाब से भी आपको डाइल्यूट करनी है। तो कौन से ऐसे सेक्टर्स इस साल आप देख रहे हैं जहां पे आप 75 से नीचे ले आएंगे? यदि आप यदि स्पेसिफिक कंपनीज ना बताएं, सेक्टर यदि आप बताएं कि ये एक फोकस एरिया हो सकता है। देखिए, जागो ग्राहक एक अभियान था, हमारा अभियान है जागो निवेशक। हम उसके तहत एक साधारण नागरिक को, एक छोटे निवेशक को जागरूक करते हैं और हम म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस मैनेजर्स, पेंशन मैनेजर्स, सभी से हम अपील करते हैं कि पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स
को हमेशा अपने पोर्टफोलियो में रखें। मार्केट सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं है, मार्केट स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए एक लॉन्ग टर्म पोजीशन, इन्वेस्टमेंट पोजीशन लेने के लिए एक अच्छी जगह है। और अगर हमारी पॉलिसी फेयर डिविडेंड्स की जिस पर हम कायम हैं, तो अगर पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स को निवेशक और उनके मैनेजर्स अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो उससे उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। उन्हें निरंतर फेयर डिविडेंड्स मिलते रहेंगे। निवेशक चाहें तो उसे सेकेंडरी इनकम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अगर चाहें उसे अपने ग्रोथ पोर्टफोलियो में डाल के रखें तो उससे निरंतर उन्हें एक सस्टेन्ड ग्रोथ प्राप्त होगी। मार्केट में अगर वोलेटिलिटी भी हो, प्राइसेस ऊपर नीचे भी जाएंगी, फेयर डिविडेंड से पब्लिक एंटरप्राइजेस और दीपम कभी पीछे नहीं हटेगा। सर, कितनी ट्रांजैक्शंस आप इस साल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिसमें चाहे ओएफएस हो या एक बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट दीपम की तरफ से हो जाएगा? देखिए, 1 अप्रैल को ही हमने एक बड़ा ओएफएस निकाला था मैज़ेगॉन डॉक्स का। हम मार्केट कंडीशंस के हिसाब से और दीपम रिसर्च के माध्यम से हम तय करते हैं कि कौन सा स्टॉक किस समय और कब और किस स्ट्रैटेजी या किस मार्केट माध्यम से उपलब्ध कराया जाए। मैं निवेशकों को और फंड मैनेजर्स को इतना आश्वासन देना चाहूँगा कि जैसे हमने 1 अप्रैल या फर्स्ट वीक अप्रैल में ओएफएस किया है, ऐसे हम समय समय पे समय अनुसार डिफरेंट स्टॉक्स को लेकर मार्केट में आएंगे और आप सजग रहें। उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी और उस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दें। सर, एलआईसी एक बड़ा इशू है कि एलआईसी में भी डाइवेस्ट करना है आपको स्टेक। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में एलआईसी में एक बड़ा ओएफएस हम देखेंगे? कदम कदम बढ़ाया जा, यही नेताजी का नारा था और हमारी भी यही स्ट्रैटेजी है। हम मार्केट में कदम कदम बढ़ते जाएंगे और इस काम में कोई फ्लैम्बॉयंस या विंडफॉल नहीं होता है, लेकिन एक निरंतर तरीके से हम पब्लिक स्टॉक्स को उपलब्ध कराते रहेंगे और सभी छोटे निवेशकों को उसमें भागीदार होने का मौका मिलेगा। सर, आईटीसी के अंदर सरकार का निवेश है सर। अब डीमर्जर हो गया, अब होटल बिजनेस और सिगरेट बिजनेस अलग हो गया, तो क्या कंपनी दीपम जो है या सरकार जो है वो दोनों में अपनी हिस्सेदारी रखेगी या उनका कोई प्लान है डाइवेस्ट करने का कि सिगरेट बिजनेस में ना जाएं, सिर्फ होटल बिजनेस में? देखिए, हमारी जहां माइनॉरिटी स्टेक्स हैं वहां पर हम निर्णय प्राइस और डिविडेंड के आपसी बैलेंस को देख कर लेते हैं और ये कोई कास्ट इन स्टोन नहीं है। यह निर्णय मार्केट कंडीशन और स्ट्रैटेजी के हिसाब से इवॉल्व करता है। सर, लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, नई लिस्टिंग हम कितनी देखेंगे? क्योंकि हमने पिछले कुछ सालों में देखा लगातार नई कंपनीज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस लिस्ट हो रही हैं, तो इस साल क्या फोकस एरिया रहेगा? कितनी लिस्टिंग हम उम्मीद कर सकते हैं? इस पर विचार चल रहा है और मार्केट कंडीशन स्टेबलाइज करेंगी तो आपको उसकी जानकारी मिलेगी। थैंक्स फॉर जॉइनिंग ज़ी बिजनेस सर। थैंक्स फॉर गिविंग टाइम।